हेलो टू ऑल स्टूडेंट, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है श्रेणी क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन इन सीरीज। ये सीरीज क्या होता है देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 10th से संबंधित सभी विषयों की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप समझ लीजिए पहले श्रेणी क्रम या सीरीज क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम, आप जिस प्रकार से दिवाली के लिए घरों में बल्ब लाते हैं, जो में छोटे छोटे बल्ब आते हैं, में सभी सीरीज क्रम में जुड़े रहते हैं। यदि उनमें से कोई एक भी खराब हो जाता है तो वह पूरी, जिसको लड़ी भी बोलते हैं, वह पूरी खराब हो जाती है। देखिए यदि यहाँ पर हम कोई तार यहाँ पर हमने एक परिपथ ले लिया, और परिपथ के आपको पता है दो सिरे होते हैं। किसी भी आपको विद्युत परिपथ लिया, उसमें दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर हमने इसका संबंध किसी बैटरी या सेल से कर दिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इन्हें जोड़ना है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का मतलब एक हमने इधर ये पॉजिटिव जो वायर है इधर पॉजिटिव जोड़ दिया, और यहाँ पर माना हमने कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब। अब ये पॉजिटिव इधर से जुड़कर इसी माध्यम से इधर चले गया। यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। यहाँ पर भी हमने एक बल्ब लगा दिया, और अब बल्ब जाकर इधर यहाँ पर भी हमने एक बल्ब लगा दिया। और इसी प्रकार ये श्रेणी जो ये परिपथ है ये एक बंद परिपथ हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये तीनों बल्ब जल जाएंगे, क्योंकि इनको हमने किस क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। और श्रेणी क्रम में आप देख रहे होंगे एक वायर इधर से इधर बल्ब से होते हैं, इधर इधर, और ये पूरा परिपथ एक बंद परिपथ हो गया, और इसमें विद्युत धारा का फ्लो। तो यदि हम बैटरी के सहायता से इसमें विद्युत धारा I को प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा I, ध्यान से समझते रहिएगा। यदि हम बैटरी की सहायता से इसमें विद्युत धारा I को प्रवाहित कर रहे हैं, तब यहाँ पर इन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव क्या होगा, विद्युत विभवांतर क्या होगा, V1। क्योंकि आपको पता है मैंने विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव की वीडियो बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। विद्युत विभवांतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो जो इसका विद्युत विभवांतर होगा वो यहाँ से यहाँ तक बिंदु में लाने गया किए गए कार्य के और आवेश के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन वो जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे, वो जिक्र हमने कर लिया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई विद्युत विभवांतर है, विद्युत विभवांतर। अब यहाँ इन दो बिंदुओं के बीच भी कोई दूसरा विद्युत विभवांतर होगा, और यहाँ पर कोई तीसरा विद्युत विभवांतर होगा। तब विद्युत विभवांतर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर V1, V2 और V3। यहाँ से यहाँ तक कितने विद्युत विभवांतर हो जाएंगे, V3। क्योंकि हमने यहाँ पर कितने लिए हैं, यहाँ पर हमने 3 बल्ब को लिया है, तो इनके बीच विभवांतर भी प्रत्येक बल्ब के अलग अलग होगा, क्योंकि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद विभवांतर भी अलग अलग होता है, धारा सभी में समान रहती है। श्रेणी क्रम में जब हम कोई भी वस्तु या किसी भी इलेक्ट्रिक वस्तु को हम जोड़ते हैं तो उनमें धारा समान मात्रा में बहती है, जबकि विद्युत विभवांतर अलग अलग हो जाता है। तब इनके बीच प्रतिरोध भी क्या होगा, इनके बीच प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। प्रतिरोध क्या होता है कि किसी परिपथ में धारा का विरोध करने वाले ही कारक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध होता है वो इसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा, R1, R2, R3। आशा करता हूं यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि जब किसी वस्तु को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें धारा समान रहती है, विद्युत विभवांतर अलग अलग होता है तथा उनके बीच प्रतिरोध भी अलग अलग होता है। तो चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमने कोई यहाँ पर एक परिपथ लिया हुआ है, छोटा बन गया था, दूसरा बड़ा बनाएंगे। देखिए कोई परिपथ है और इसमें आप देखते ही पहचान लिया होगा आपने कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एक वायर ऐसे सीधी रेखा में है तो ये श्रेणी क्रम है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
प्लस माइनस इधर भी लगा सकते हैं आप। तो इसमें विद्युत धारा को क्या बहेगी, विद्युत धारा समान बहेगी, अर्थात विद्युत धारा आई, इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही है, इसमें विद्युत धारा ऐसे जा रही है और ऐसे आगे बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद ऐसे इसका फ्लो हो रहा है या ऐसे प्रवाहित हो रही है। तब इनके बीच विद्युत विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 V2 और V3, तथा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 R2 और R3। तब श्रेणी क्रम क्या करेंगे हम, श्रेणी क्रम के स्टार्ट करेंगे हम यहां से कि माना 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध कौन कौन से है, R1 R2 R3, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तथा परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही तथा प्रत्येक प्रतिरोध के बीच उत्पन्न विभवांतर, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 V2 व V3 है। तब हम क्या लिखेंगे, तब ओम के नियम से, इससे पिछले वीडियो में ओम के नियम वाले बनाया, तब ओम के नियम से, तब ओम के नियम से क्या हो जाएगा, आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ये क्या है, ये ओम का नियम है। तब यदि V बराबर आई आर है तब V1 बराबर क्या हो जाएगा, आई R1 समीकरण 1, V2 बराबर आई R2 समीकरण 2 और V3 बराबर आई R3 समीकरण 3। ये इस प्रकार है, क्योंकि V1 के लिए I तो हमेशा समान रहेगी और प्रतिरोध समान रहेगा। देखिए पर जो धारा है विद्युत धारा वो तो समान रहेगी, लेकिन V1 के लिए R1 प्रतिरोध हो जाएगा, धारा समान रहेगी, V2 के लिए R2 प्रतिरोध हो जाएगा, V3 के लिए R3 प्रतिरोध हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 समीकरण है। लेकिन यदि अब क्या है, यदि कुल तुल्य प्रतिरोध, सॉरी, यदि परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर, यदि परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर V हो, तब यदि क्या है, यदि देखिए यहाँ पर V1 V2 V3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 विभवांतर है अलग अलग V1 V2 V3, लेकिन यदि हम मान ले इस जो परिपथ आपको दिखाई दे रहा है इसमें केवल एक ही विभवांतर है, केवल V, तब क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हम कहे कि शिवम, विशाल और दीपांशु पर कुल मिलाकर 30 रुपए है, तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 30। कैसे पता लगा हमें पता लगा, हमने जोड़ दिए सभी के पैसे कि शिवम और विशाल और दीपांशु इनके पास कितने रुपए है, 18 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 30। तो इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर है, वो 30 के बराबर है। तो इन पर कुल कितने रुपए है, 30 रुपए। इसी प्रकार यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध, इसका भी तुल्य प्रतिरोध होगा, वो किस प्रकार पता लगाएंगे, हम इन्हें सभी को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जब हम जोड़ेंगे तो V बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे समीकरण 1 2 व 3 से V1 व V2 व V3 का मान रखने पर, देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे V1 का मान कितना है, आई R1, और यहां पर ये समीकरण है, यहां पर हम इसका मान, यहां से मैं इसे हटा रहा हूं और इधर लिख रहा हूं समीकरण 1 2 व 3 से V1 V2 व V3 का मान रखने पर, देखिए मान क्या हो जाएगा इसका,
वी का मान तो सेम रहेगा, लेकिन V1 का मान समीकरण 1 में कितना है, IR1 प्लस V2 का मान, देखिए ये V2 है, प्लस का निशान सेम रहेगा, V2 का मान कितना है IR2 और प्लस का निशान है प्लस, V3 का मान कितना है IR3। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें कोई एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या है, V बराबर I सभी में कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ तक बताइए समझ आया या नहीं आया। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, केवल एक छोटा सा फॉर्मूला लगा ओम के नियम का, जो ओम का नियम हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ओम का नियम क्या होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध और विभवांतर सभी अलग अलग है। तब पहले विभवांतर के लिए I धारा का मान और प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, V1 बराबर IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। देखिए V3 बराबर I तो सेम रहेगा, जो धारा है I को धारा से प्रदर्शित करते हैं, और R3 अलग मान रहेगा। V1 के लिए R1, V2 के लिए R2 और V3 के लिए R3, लेकिन इसमें जो धारा I का मान है वो समान रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने समान रखा है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। और लेकिन यदि हम यहाँ पर यदि परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर भी हो तब क्या हो जाएगा, V बराबर ये सभी को जोड़ देंगे, तब यदि इनका तुल्य प्रतिरोध, यदि इनका तुल्य विभवांतर V हो तब V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। समीकरण 1, 2 व 3 से इनके हमने मान रख दिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 के मान रख दिए। अब यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनमें क्या है, I सभी में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन को बाहर ले लिया। लेकिन अब यदि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध R हो, लेकिन अब यदि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विभवांतर अलग अलग थे, तब हमने क्या मान लिया, यदि कुल विभवांतर V हो केवल तब क्या हो जाएगा, तीनों जुड़ जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन अब यदि R जो प्रतिरोध है वह भी सेम हो तब क्या हो जाएगा, तब ओम के नियम से हो, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, ओम का नियम था V बराबर IR। बताइए यहाँ पर समझ आ गया कि V बराबर IR। इसके बाद आपको ये लिखना है, यदि बोर्ड पर आप कहीं पर मिस्टेक ना कर देना, ध्यान से वीडियो देखने के बाद ही इसी प्रकार लिखिए जिस प्रकार मैं करा रहा हूँ, यहाँ पर समझ आना चाहिए बस आपको, बाकी तो आप बिना देखे पेपर में भी आपको लिखना ही है। यदि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध R हो तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। ये मान, ये हमने मान लिया समीकरण 4, और ये जो V का मान आया है, V का मान ये समीकरण 4 में रखने पर V का यह मान समीकरण 4 में रखने पर, V का यह मान समीकरण 4 में रखने पर हमें पता है समीकरण 4 क्या आई थी हमारी, देखिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूं इसे, समीकरण 4 हमारी आई थी V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए यहाँ तक समझ आया नहीं, V क्या जो समीकरण थी हमारी 4 वो ये आई थी, V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए V बराबर IR1 प्लस R2 I3, और ये समीकरण ये है, यहाँ पर हमने V का मान यदि इसमें रखा जाए, V का मान यहाँ पर कितना आया है, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तब V बराबर IR, अर्थात जहां पर V है वहां पर हम उसके स्थान पर क्या रख देंगे IR, तो यहाँ पर V है, यहाँ पर हम क्या रख देंगे IR, और क्या हो जाएगा सामने R1 प्लस R2 प्लस R3। ये यदि हम यहाँ देख पा रहे हो, इधर भी आई है इधर भी आई, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, और R बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमें सिद्ध करना था। कई बार क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछ लिया जाएगा, ऐसा आपको दे दिया जाएगा कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध कीजिए, या आपको दे दिया जाएगा कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके नीचे अब हमको एक लाइन लिखनी है,
जो मैं आपको एक लाइन लिखवा दे रहा हूं, इसके नीचे रखने के बाद आपको ऐसे इसे चारों ओर से डब्बे में बंद कर देना है, मतलब वो वाला डब्बा नहीं, यहाँ पर इसे पेन से डॉट डॉट कर देना है, इसके चारों ओर से एक रेखा खींच देनी है यहाँ पर, और इसे ब्लैक पेन से आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिखिएगा। तब इसके नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या बात सिद्ध होती है, यहाँ पर सिद्ध होती है, हम देख रहे हैं कि जो तुल्य प्रतिरोध R का मान है वो परिपथ में सभी प्रतिरोध के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उत्पन्न सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अतः हम यहाँ पर ये लिखेंगे, अतः किसी परिपथ का, अतः किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ में उत्पन्न तुल्य प्रतिरोध सभी परिपथ के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं सभी प्रतिरोध के योग का मतलब जोड़ के बराबर होता है जो तुल्य प्रतिरोध होता है। तो आशा करते हैं सिंपल सी आपकी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 5 या 7 नंबर का आता है। देखिए दोबारा फिर देखिए, श्रेणीक्रम संयोजन कॉम्बिनेशन इन सीरीज, इसमें क्या है, माना तीन प्रतिरोध कौन कौन से है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I की मात्रा समान रहेगी क्योंकि श्रेणी क्रम है। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो प्रतिरोध है ये, इसके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, पहले प्रतिरोध के लिए V1, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 हो जाएगा। तब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर तो 3 प्रतिरोध और 3 विभवांतर है, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग विभवांतर निकलेगा, अर्थात V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। लेकिन यदि हम अब ये तो आ गए अलग अलग प्रतिरोध अलग अलग विभवांतर के मान, लेकिन यदि हम मान ले कि इसमें विभवांतर केवल एक ही है, तुल्य विभवांतर एक, यदि परिपथ में कुल उत्पन्न विभवांतर V हो तब V क्या हो जाएगा, V का मान क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन्हें सभी को जोड़ देंगे तुल्य विभवांतर के लिए, तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1, 2 व 3 से V का मान रखने पर V1 V2 व V3 का मान V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V बराबर I हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी में कॉमन है तो I बाहर ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब देखिए, लेकिन समीकरण 1 व 2 व 3 से V1 V2 व V3 का मान रखने पर यहाँ पर क्या था, हमने ये रख दिया यहाँ पर, लेकिन यदि परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध, यहाँ तक तो हम आ गए थे, लेकिन यदि अब परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध जो है R का मान है ये केवल R हो, यहाँ पर तो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, लेकिन यदि अब कुल तुल्य प्रतिरोध R हो तब क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर IR। V का यह मान समीकरण 4 में रखने पर V का मान क्या आता है, यहाँ पर IR है तो ये IR हम सेम उठाकर यहाँ रख लेंगे, V का मान ये रहा, V के स्थान पर हमें क्या रखना है, IR हमने यहाँ रख दिया, और ये सेम उतारना है, IR बराबर क्या हो जाएगा, I R1 प्लस R2 प्लस I3, I से I कट गया और R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में सभी प्रतिरोधों का जो योग होता है वह तुल्य प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। आशा करता हूं कि आपके चित्र समझ आ गया होगा। यदि आपकी यह समझ आ गया होगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट में अपना नाम लिखना न भूलें। धन्यवाद।